हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका आंसू का युग ख़त्म हो चुका था। अब हम नया टॉपिक देखेंगे। नारा युग है आपका, जो कि जैपनीज़ कला का ये सेकंड टॉपिक है आपका। तो चलिए देखते हैं कि नारा युग में क्या क्या चीज़ें थी। तो आपको इसके पहले जो आंसू युग बताया था तो उसमें बहुत ज़्यादा कलात्मक चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, क्योंकि उनके साक्ष्य नहीं मिले हुए उस टाइम के। तो इसीलिए आपका वो छोटा सा टॉपिक था, इसीलिए वो एक वीडियो में आपका ख़त्म हो चुका है। अब नारा युग के बारे में देखते हैं। तो इसका टाइम पीरियड है 645 से 793 ईस्वी। 645 से 46 ईस्वी में सम्राट कोतुकु के शासन के आरंभ में ही जापान में अनेक सुधार कार्यक्रम चलाए गए। तो इस समय जो सम्राट थे वो कोतुकु थे। आप लोगों ने आसुका जब पढ़ा था तो उसमें सम्राट सोतुकु थे जिनकी पेंटिंग बनाई गई थी। तो इस समय जो है सम्राट जो कोतुकु हैं उनका शासनकाल 45 से 46 ईस्वी के मध्य था, और इसी समय इस शासन का आरंभ होता है। और इन्होंने बहुत सारे सुधार करवाए और बहुत सारे सुधार के लिए कार्यक्रम चलवाए जापान में। शासन के नियम चीन के आधार पर नए रूप ढाले गए, परंपरागत वंश प्रथा समाप्त की गई तथा शासन के सभी सूत्र सम्राट ने अपने हाथ में ले लिए। तो अभी आपको बताया कि बहुत सारे इन्होंने कार्यक्रम चलवाए, है ना। तो जब नियम बने शासन के बहुत सारे, और यहाँ पर जो नियम बनाए गए वो चीन के आधार पर बनाए गए नए नए नियम। उसके बाद यहाँ पे जो प्रथा चल रही थी पहले से वो चीज़ें समाप्त की गई, और जो शासन लागू किया गया इन सम्राट के द्वारा वो बहुत ही अच्छा जो है इनके टाइम पर शासनकाल था। और इन्होंने सारी चीज़ों का सूत्रपात्र करके सारी शक्तियाँ सारे शासन जो है अपने हाथ में ले लिया। चीनी थांग संस्कृति के आधार पर समस्त संस्था बनाई गई, और चीन के चांगआन तथा लोयांग नगरों के आधार पर जापान की राजधानी का विकास किया गया। तो देखिए जो भी चीज़ें जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो चीन का ज़रूर जिक्र होगा इसमें, जापान की जो कला है उसमें, क्योंकि ज़्यादातर जो वहाँ की संस्कृति थी चीन की वही जापान में देखने को मिलती है। इसीलिए आपको चीन की कला पहले पढ़ाया गया, क्योंकि जो चीज़ें अगर यहाँ पे जिक्र होता है चीन का तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चीनी जो थांग संस्कृति थी उसके आधार पर ही संस्थाएं बनाई गई यहाँ पे, और चीन के चांगआन और जो लोयांग नगर थे उन्हीं के आधार पर जापान की राजधानी का भी विकास किया गया। वह राजधानी पहले ननीवा और आधुनिक में उसका नाम ओसाका है, तो वहाँ पे बनी। उसके बाद फूजीवारा में ले जाई गई। तो मतलब जो जापान की राजधानी थी वो पहले उसका नाम ननीवा था, लेकिन जो आधुनिक टाइम पे है उसका नाम ओसाका है ना। इसके बाद जो है वो फूजीवारा में बनाई गई, और 710 में हेइज़ो वर्तमान नगर है इसका स्थापित की गई। तो फूजीवारा का ही वर्तमान नगर है हेइज़ो, है ना। तो यहाँ पर बाद में स्थापित की गई जो जापान की राजधानी थी वो। इसके पश्चात सम्राट बदलने के साथ साथ राजधानी बदलने की प्रथा समाप्त कर दी गई। इन सभी राजधानी के अवशेषों से कई महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। तो यहाँ पे जब आपका पहले तो कोतुकु आया, उसके बाद बहुत सारे सम्राट जो है बदलते गए, और जब सम्राट बदले तो उनकी राजधानियाँ बदलने की जो प्रथा थी वो समाप्त हो गई, जो कि आपको आसुका युग में पढ़ाया था कि यहाँ पे राजधानियाँ जो है बदल देते थे, और राजधानियाँ जो है वो रहती तो आसुका जनपद में ही थी लेकिन अलग अलग जगहों पे रहती थी। तो वो चीज़ें अब यहाँ पे समाप्त कर दी गई, और इन सभी राजधानी के अवशेषों से कोई महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। जो राजधानियाँ बदली जाती थी तो उनकी बात कर रहे हैं ये, कि वहाँ की कोई भी जो है अब अवशेष प्राप्त नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। 645 ईस्वी में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ शासनादेश जारी किया गया। पहले से बन रहे मंदिरों के अतिरिक्त नए मंदिरों का भी निर्माण कार्य आरंभ हुआ। तो यहाँ पर आपको बताया था कि जापान में किस तरह बौद्ध धर्म प्रवेश कर गया, है ना। तो 645 ईस्वी में इसके प्रचार के लिए शासनादेश भी लागू किए गए, बहुत सारे नियम कानून भी लागू किए गए, और जो पहले से बन रहे थे मंदिर उनके अतिरिक्त और भी नए मंदिरों का निर्माण करवाया गया। 610 ईस्वी तक केवल राजधानी में ही 24 मंदिर बन चुके थे। इसी युग में ही यहाँ विश्व प्रसिद्ध होरियोजी मठ बना, जिसकी रूपरेखा आसुका युग में ही बन चुकी थी। तो यहाँ पर आपका होरियोजी की जगह होयोजी मठ लिखा है, वो होरियोजी मठ कर लेना। तो
अभी आपको बताया कि पहले के तो जो मंदिर थे वो तो बने ही थे, लेकिन नए नए मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो 680 ईस्वी में 24 मंदिर तो राजधानी के अंतर्गत ही बन चुके थे, और इसके साथ साथ विश्व का प्रसिद्ध जो होरियोजी मठ है उसकी भी रूपरेखा यहाँ पर बनाई गई। मतलब रूपरेखा मतलब कि ढांचा तो आसुका में ही तैयार हो गया था, लेकिन इस टाइम पे उसका निर्माण करवाया गया। याकुसिजी मंदिर की नींव 680 ईस्वी में रखी गई। पहले इसे फूजीवारा में बनाया गया, किंतु 718 से 19 ईस्वी में हेइज़ो नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो जो याकोसिजी मंदिर है इसका ये भी एक मंदिर था, ये भी बड़ा फेमस मंदिर है। इसकी नींव कब रखी गई? तो 680 ईस्वी में रखी गई, और पहले तो इसे फूजीवारा में बनवाया गया था, लेकिन बाद में यही जो याकोसिजी मंदिर है सेम हेइज़ो नगर में भी स्थानांतरित, मतलब वहाँ पर भी बनवाया गया था। यहाँ इसे पूर्णतः उसी प्रकार पुनर्निर्मित किया गया जैसा वह फूजीवारा में था। तो अभी आपको बताया कि जो है फूजीवारा में बनवाया गया था, और जो है बाद में इसे हेइज़ो में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो याकुसिजी मंदिर था। तो जो हेइज़ो में बनवाया गया, पुनर्निर्मित किया गया, वो उसी प्रकार था जिस प्रकार आपका फूजीवारा में बनवाया गया था, उसी प्रकार आपका हेइज़ो में भी बनवाया गया। आगे देखते हैं। यद्यपि होरियोजी तथा याकुसिजी मंदिर भी तिमंजिले हैं, किंतु इनकी प्रत्येक मंजिल के चारों ओर दीर्घाएं बनी हैं। इसकी छतें नीचे हैं, अतः बाहर से ये मंदिर 6 मंजिला प्रतीत होता है। इनकी शैली पर थांग वास्तुकला का प्रभाव है। तो जो आपने होरियोजी मठ पढ़ा और जो याकुसिजी मंदिर पढ़ा है वो कैसा है? 3 मंजिल बना हुआ है, और इसके प्रत्येक मंजिल के चारों ओर जो है वो दीर्घाएं बनाई गई हैं, मतलब बाउंड्री की गई है इसमें, और इसके साथ साथ इसकी जो छतें हैं वो नीचे दिखाई गई हैं। इसीलिए अगर अब हम इसको बाहर से देखते हैं तो कैसा 6 मंजिला दिखाई देता है। और इसके स्थापत्य में, इसके आर्किटेक्चर में जो प्रभाव देखने को मिलता है वो थांग वास्तुकला का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो थांग कला जो है आपका वो चीन में पढ़ चुके हैं आप पहले। सर्वप्रथम नारा में तोदाइजी तथा साइदाइजी विहार बने, फिर तो समस्त जापान में सैकड़ों विहार बनते चले गए। उनका प्रबंध शासन द्वारा किया जाता था। तो नारा युग आपका चल रहा है, तो सर्वप्रथम 2 विहार यहाँ पे बनाए गए थे। कौन से? तोदाइजी और साइदाइजी। तो विहार क्या होते हैं ये आपको पहले भी फर्स्ट ईयर में बता चुकी हूँ कि विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होते हैं, है ना। तो पहले तो 2 विहार बने, लेकिन इसके साथ साथ जापान में फिर बहुत सारे, मतलब सैकड़ों, मतलब 100 की संख्या में भी यहाँ पे विहार बनने लग गए, और इनकी जो देख रेख होती थी या इनका जो प्रबंधन होता था वो शासन के द्वारा ही कराया जाता था। तो इस प्रकार इस युग में बौद्ध मत राजधर्म बन गया। विश्व का सबसे बड़ा काष्ठ निर्मित भवन तोदाइजी का बुद्ध सभागार है। बुद्ध सभागार है। तो देखते हैं कि देखिए यहाँ पे अभी बताया आपको विहार बने हैं ना, तो विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनते थे। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म जो था वो राजधर्म बन गया, मतलब पूरे जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए ये सारे मंदिर, विहार, ये सब चीज़ें बनवाई जाती थी, मठ। लेकिन अब क्या हो गया? राजधर्म बन गया बौद्ध धर्म। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो भवन बना था वो किसका बना था? लकड़ी का बना था। तो उसका नाम था तोदाइजी का बुद्ध सभागार, जो कि आप ऊपर भी तोदाइजी और साइदाइजी विहार पढ़ चुके हैं। तो थांग भवन कला पर आधारित होते हुए भी इन भवनों में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल काष्ठ का ही प्रयोग हुआ है। इन मंदिरों में बुद्ध की प्रतिमाएं दयालु भाव में अथवा शांत भाव में बैठे अंकित हैं। तो अभी बताया आपको कि थांग की वास्तुकला पर आधारित हैं इस समय के मंदिर, है ना। तो थांग भवन कला पर आधारित होते हुए भी इन भवनों की जो रूपरेखा है वो उनमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि जो थांग समय के चीज़ें बनी थी उनमें ईंटों का भी प्रयोग हुआ था, है ना। तो इन मंदिरों में जो स्कल्पचर रखे गए हैं वो किसके हैं? ऑब्वियसली, मतलब अगर बौद्ध के ही मंदिर थे तो बुद्ध के ही प्रतिमाएँ रखी जाएंगी। तो बुद्ध की प्रतिमाएँ बनी हुई हैं, और उनको जो है दयालु भाव में और शांत भाव में बैठे हुए अंकित किया गया है। तो ये आपका नारा युग की अभी एक और वीडियो आपको भेजूंगी, जो कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आया हो, नारा युग से, या फिर जो आपका मैंने आसुका युग ख़त्म किया था लास्ट वीडियो में, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। धन्यवाद।